नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन स्टूडेंट्स के लिए आज ये वीडियो लेके आया हूँ जिनको सब्जेक्ट कोड CE 3006 यानी कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जीई में यूनिट 2 की तैयारी करनी है। यूनिट 2 पे मेरा ये दूसरा वीडियो है। ये मेरा यूनिट 2 पर दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज हम 3 और बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बिंदु क्रमांक 11, बिंदु क्रमांक 12 और बिंदु क्रमांक 13। तो देखिए किस प्रकार से मैंने जो ये आपके लिए चयन किया है, सिलेक्शन किया है इन पॉइंट्स का, वो इस प्रकार से किया है कि जैसे जैसे आप इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे आपको आगे आगे इस विषय को, इस सब्जेक्ट को समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट नंबर 11 जो है विभिन्न घनत्व, या हम कहेंगे उसको एकांक भार, यूनिट वेट। देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण टर्म आई है, पहले कभी आपने जरूर पढ़ी होगी छोटी कक्षाओं में, घनत्व यानी कि भार बटा आयतन। डेंसिटी मे बी डिफाइंड एज वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ मास, यूनिट वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हो, मास कह सकते हो, जो कुछ भी है, यानी जो आपको पदार्थ दिया है, मास नहीं कहना चाहिए, जो पदार्थ दिया आपको उसके इकाई आयतन का भार। यानी अगर मान लीजिए वॉल्यूम है 100 mm³ और वजन उसका है मान लीजिए 10 न्यूटन, तो 100 mm³ का जो वजन है 10 न्यूटन, तो एक का कितना होगा? 10/100 न्यूटन पर mm³ हो जाएगा वो। हम अगर वेट के अंदर भाग लगाते हैं वॉल्यूम का, तो उसे हम कहते हैं डेंसिटी या यूनिट वेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म, ये सॉइल के लिए यूज किया जा रहा है। विभिन्न घनत्व या एकांक भार, किसकी बात चल रही है? सॉइल की। ये सब कुछ सॉइल लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये सब सॉइल के लिए हो रहा है। अब सॉइल में कई तरह के यूनिट वेट्स होते हैं। देखिए मैंने आपके लिए कुल 6 प्रकार के लिखे हैं। इसमें पानी का भी शामिल है, क्योंकि पानी सॉइल का हिस्सा है। हमने कहा ना 3 फेज सिस्टम ऑफ सॉइल, तो पानी भी सॉइल में ही आता है, तो उसके लिए हमको चर्चा करनी पड़ेगी। पहला जो है इसमें वो है मृदा का स्थूल घनत्व, बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल। फिर दूसरा है मृदा का शुष्क घनत्व, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। फिर है ठोस मृदा कणों का घनत्व, डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। फिर है मृदा का संतृप्त घनत्व, सैचुरेटेड डेंसिटी ऑफ सॉइल। फिर है जल का घनत्व, मैंने कहा ना जल यानी कि पानी, ये सॉइल का ही पार्ट होता है, तो इसके घनत्व को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि सॉइल के जितने हम क्वेश्चंस करेंगे, बाद में एग्जांपल करेंगे, कुछ बातें करेंगे, उसमें बार बार इसके डेंसिटी की चर्चा होगी, इसके बिना काम हमारा हो नहीं पाएगा। इसको मैंने ले लिया है जल का घनत्व, डेंसिटी ऑफ वाटर, इसे हम गामा W कहते हैं। अच्छा, ये जो बल्क डेंसिटी इसको गामा कहते हैं, ड्राई डेंसिटी को गामा D कहते हैं, और डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, ठोस मृदा कणों का घनत्व, इसको गामा S कहते हैं, और संतृप्त घनत्व को बोलते हैं गामा सैचुरेटेड, इसको शॉर्ट में गामा सेट बोलते हैं। गामा करके नीचे SATD दिया, सैचुरेटेड। और पानी के घनत्व को गामा W स्टैंड्स फॉर वाटर। और फिर मृदा का निमग्न घनत्व, डेंसिटी ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल, सबमर्ज्ड यानी कि डूबी हुई, पानी में जब सॉइल को डुबाते हैं तो उसका वजन निकाला, फिर उसका निकाले डेंसिटी, तो वो आएगा सबमर्ज्ड डेंसिटी या निमग्न घनत्व, उसको गामा डैश कहा गया है। ये 6 प्रकार की जो डेंसिटी है हमको समझनी है, हम अगले कुछ समय में इनको समझेंगे इसी वीडियो में। 12वां जो पॉइंट है वो मैंने उस 12वें पॉइंट में 3 पॉइंट लिए मैंने अलग अलग। देखिए पहला, मृदा कणों का विशिष्ट गुरुत्व या आपेक्षिक गुरुत्व, इसे कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ये पर्यायवाची हैं। कौन कौन से दो? स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। कुछ भी कह दो आप, स्पेसिफिक जो ग्रेविटी भी कह सकते हो
और रिलेटिव डेंसिटी भी कह सकते हो। इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से। दूसरा आता है आभासी, स्थूल या सहती विशिष्ट गुरुत्व। इंग्लिश में अगर कहें तो एपरेंट और बल्क और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। दोनों ही स्पेसिफिक ग्रेविटी है, लेकिन इनमें फर्क है। वो फर्क मैं अभी आपको अगले कुछ मिनटों में समझाऊंगा। तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम जीएम बोलते हैं। ये जो छोटा एम लिखा है ना, जी कैपिटल है, एम छोटा है, एम स्टैंड्स फॉर मास। ये होती है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर हम क्या करेंगे, ये जो दो स्पेसिफिक ग्रेविटीज हैं जी और जीएम, इनका आपस का रिलेशन क्या है? क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जिनमें आपको जीएम निकालना होता है या जीएम दिया होता है, इसको यूज करना होता है। और अंत में इस वीडियो में पढ़ेंगे हम घनत्व सूचकांक, डेंसिटी इंडेक्स। तो शुरू करते हैं। पेज नंबर इसका होगा अब 9। देखिएगा, हमें जो सबसे पहले पढ़ना है 11वां जो पॉइंट है, वेरियस डेंसिटीज, विभिन्न घनत्व और यूनिट वेट्स, एकांक पार। देखिए जो पहला है इसके अंदर वो है गामा। गामा मतलब होता है बल्क डेंसिटी। इसका जो फॉर्मूला है वो टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, कुल भार बटा कुल आयतन। क्या होगा डेफिनेशन? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल वेट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास। जो भी सॉइल मास आपको दी गई है उसके टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का जो रेशियो अगर निकालना है वो बल्क डेंसिटी कहलाता है। और बल्क डेंसिटी को हम कई बार हिंदी में स्थूल घनत्व भी कहते हैं। अच्छा, ये जितनी भी डेंसिटीज होगी, ये जितनी भी डेंसिटी है ना, इसकी इकाई जो होगी वो होगी न्यूटन पर मीटर क्यूब। ध्यान देना, कई बार इसको हम किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में आंसर दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार से पूछा गया है। कई बार ये ग्राम पर सीसी भी हो सकता है। तो अलग अलग यूनिट जो है आपके काम में ली जाएंगी एज पर रिक्वायरमेंट। हम इस पर चर्चा करेंगे बाद में। हम जो ज्यादातर काम में लेंगे, जो आजकल एग्जाम में प्रचलित है, वो है न्यूटन पर मीटर क्यूब। वैसे तो आपको कुछ क्वेश्चंस में किताबों में केजी पर मीटर क्यूब मिल जाएगा, पर वो केजी नहीं होता है, केजी वेट होता है। वैसे ये हम लिखते हैं ना ग्राम, लेकिन एक्चुअली ये ग्राम वेट होता है। लिखते नहीं वेट, लेकिन इसको ग्राम वेट माना जाता है, क्योंकि ग्राम या केजी तो इकाई होती है मास की, जबकि अपने भार की इकाई यानी वेट की क्या होती है? न्यूटन होती है। तो वहाँ न्यूटन जो लेंगे वो ज्यादा सही है वेट के लिए, ये मास के लिए कही जाती है। एनीवेज, हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। हाँ, अभी बात चल रही है डेफिनेशन की। तो ये होता है रेशियो ऑफ टोटल वेट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास। अब दूसरी जो इसमें है वो है गामा डी। गामा डी नाम से जाहिर है, डी मतलब ड्राई, ड्राई यूनिट वेट। यानी अगर हम किसी सॉइल सैंपल को ओवन में पूरी तरह से सुखा दें, पानी उसका बिल्कुल सुखा दें, यानी पानी अब बिल्कुल नहीं रखें उसमें, तो पानी उड़ जाएगा तो क्या रहेगा? केवल सॉइल सॉलिड और हवा, और हवा का वजन होता नहीं है। तो उस केस में हम अगर डब्ल्यू डी कहें भार सॉइल का, डी स्टैंड्स फॉर ड्राई, ड्राई सॉइल का जो वजन होता है डब्ल्यू डी, उसमें टोटल वॉल्यूम का भाग लगाएं, तो ये रेशियो कहलाता है ड्राई डेंसिटी। इसे क्या बोलेंगे? शुष्क मृदा का भार हिंदी में। देखिए मैं कोशिश, मैंने आपसे क्या कहा था, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में करूंगा, तो यहाँ तो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ और डिफाइन में इंग्लिश में कर रहा हूँ, ताकि दोनों तरह के स्टूडेंट जो है इसको समझ सकें। शुष्क मृदा का भार, शुष्क मृदा का भार
बटा कुल आयतन बटा कुल आयतन। तो लिखेंगे इट इज रेशियो ऑफ ड्राई वेट ऑफ soil to the total volume of the soil। जिस सॉइल का आपने ड्राई वेट लिया है उसी सॉइल का टोटल वॉल्यूम, तो वो जो है हम कहेंगे गामा डी हो गया। इट इज द रेशियो ऑफ ड्राई वेट ऑफ सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। दो हो गए। नाउ तीसरा आपको मैंने कहा था ठोस मृदा कणों का घनत्व गामा एस, ध्यान देना गामा एस। तो ये जो आएगा इसमें आएगा डब्ल्यू डी अपॉन वी एस। देखिए जब हम ड्राई यूनिट वेट ऑफ लिखते हैं सॉइल, इसमें वॉल्यूम लेते हैं पूरी सॉइल का, इसमें जो वॉइड है उसका भी वॉल्यूम शामिल है। लेकिन जब बात करते हैं सॉइल सॉलिड की, तो इसमें वेट भी सॉइल सॉलिड का और वॉल्यूम भी सॉइल सॉलिड का, इसको ध्यान रखें। ये आ जाएगा आपने यहाँ लिखा था ना शुष्क मृदा का भार, तो यहाँ पे इसको कई बार इसको शुष्क मृदा को आप ठोस मृदा का भार भी कह सकते हैं। ठोस मृदा कणों का भार, जो कि आपको मैंने शुरुआत में लिखवाया था, तो यहाँ भी लिखेंगे ठोस मृदा कणों का भार, या शुष्क मृदा का भार भी कह सकते हैं, डजंट मैटर, एक ही बात है। शुष्क मृदा है या ठोस मृदा कण है, वन एंड सेम थिंग, क्योंकि पानी तो होगा नहीं और हवा का भार होता नहीं है। अपॉन ये जो आयतन है, ये ठोस मृदा कणों का आयतन है। वो आयतन किसका था? कुल आयतन था, ध्यान देना। ये ठोस मृदा कणों का है, तो ठोस मृदा कणों का आयतन, तो लिखेंगे इट इज द रेशियो, द लगाना जरूरी होता है। इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ weight of soil solids, weight of soil solid to the volume of the soil solids। soil solid के वेट में soil solid के वॉल्यूम का भाग लगा देंगे, तो soil solid की डेंसिटी आ जाएगी। जैसे मैंने नाम दिया था ठोस मृदा कणों का घनत्व, डेंसिटी ऑफ soil solids। इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ soil solids टू द वॉल्यूम ऑफ द soil solids। कितनी होगी डेफिनेशन? 3 हो गई ना। चौथी देखिए आप। चौथी मैंने आपको बताई थी मृदा का संतृप्त घनत्व, गामा सैचुरेटेड, गामा सेट बोलते हैं इसको, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? गामा सेट। सेट स्टैंड्स फॉर सैचुरेटेड। तो गामा सेट क्या निकालेंगे? डब्ल्यू सेट अपॉन वे। इसका मतलब जो सॉइल है कंप्लीटली सैचुरेटेड, उसका भार अपॉन टोटल जो वॉल्यूम है सॉइल का, वो आपको लेना है। तो हम लिखेंगे संतृप्त मृदा का भार। देखिए इसमें सॉइल सॉलिड भी आ गया, इसमें वाटर भी आ गया, और वाटर कैसा? जो वॉइड को पूरा भर दे। एयर कुछ नहीं होगा, सारे जो एयर वॉइड्स है उसमें पानी भर जाएगा, तो सॉइल हो गई सैचुरेटेड, यानी कि उसमें कोई जगह हवा के लिए नहीं बची। तो संतृप्त मृदा का भार अपॉन मृदा का कुल आयतन। यहां मैंने क्या लिखा था? कुल आयतन। लेकिन जब बात चल रही है सारी मृदा की चल रही है, तो आपको बार बार मृदा लिखना जरूरी नहीं, लिखो तो भी ठीक है, ना तो भी ठीक है। तो ये चीज हो गया।
डेफिनेशन क्या होगी इसकी, लिख देते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ saturated weight of saturated weight of soil to the total volume of the soil. It is the ratio of saturated weight of soil to the total volume of the soil. W saturated upon total volume. ये हो गए आपके 4। नाउ अगले पेज नंबर 10। तो पांचवा वेट, यूनिट वेट। उसके बाद है जल का घनत्व, गामा डब्ल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। गामा डब्ल्यू, तो गामा डब्ल्यू क्या है इसके अंदर, वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हम लिखेंगे वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। पानी का भार बटा पानी का आयतन। इट इज द रेशियो ऑफ weight of water to the volume of water. It is the ratio of weight of water to the volume of water. अब यहाँ एक बात आपको जो ध्यान रखनी है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखनी ही होगी। कई बार एग्जाम में दे देते हैं, कई बार नहीं भी देते हैं। तो आपको अगर याद नहीं होगी फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बिना कुछ क्वेश्चंस होंगे नहीं। तो मैं लिख देता हूँ, गामा डब्ल्यू जो होता है उसको हम कई यूनिट में अलग अलग शो कर सकते हैं। तो आपको मैं सब बता देता हूँ। पहली तो जो होती है 1 ग्राम पर सीसी या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी का जो वजन होता है वो 1 ग्राम होता है, ये कह सकते हैं आप। इसको अगर हम उसमें निकालें किलोग्राम वगैरह में, तो हम कहेंगे 1000 किलोग्राम। एक्चुअली ये ग्राम का मतलब ग्राम फोर्स होता है, किलोग्राम मतलब किलोग्राम फोर्स होता है पर मीटर क्यूब। यानी ग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर क्यूब को हो या केजी फोर्स पर मीटर क्यूब को, वन एंड सेम थिंग। अब आराम से कर सकते हो। तो देखिए कैसे, मैं ग्राम को बदल रहा हूँ केजी में, तो एक को 1000 से मैंने भाग लगाया, ये केजी बन गया। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं ना। और नीचे क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, इसको बदलूंगा मीटर क्यूब में। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब को बदलना मीटर क्यूब में, तो 1/100 करके मैं क्यूब करूंगा, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब को बदलना मीटर क्यूब में। और ये आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये मीटर क्यूब हो गया अब। और ये जब देखेंगे तो ये वैल्यू यही आएगी जो यहाँ पे लिखी हुई है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखो ये 10, ये 100 की पावर 3 है, यानी 10 की पावर 6 हो गई, ऊपर चला जाएगा। तो 10 की पावर 6 में 10 की पावर 3 का भाग जाएगा, तो 10 की पावर 3 बचेगा, जो लिखा भी नहीं यहाँ पे। इस तरह से आप ध्यान रखिए। लेकिन आपको ये याद रखना है, मुख्य बात मेरे कहने का क्या है कि ये आपको ऐसे निकालने नहीं है, आपको कंठस्थ होने चाहिए, मुग्ध नहीं होने चाहिए याद ये। अब कई बार इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं। अब आपको बताया कि 1 किलोग्राम फोर्स में 9.81 न्यूटन होते हैं। तो ये हम इसको 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब भी कह सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि इसको आजकल कैलकुलेशन में इसको 10,000 ही माना जाता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 10,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अधिकांश बुक्स में आपको यही मिलेगा, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। लेकिन
अगर एग्जाम में आपको कह दिया कि ये 9.81 न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, वो भी आपको लेना होगा। ब्रैकेट में कर देता हूँ 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। अच्छा, अब कई बार ऐसे भी होता है कि आपको ना तो कुछ दिया है और आपको उसको काम में लेना है एग्जाम में। एग्जाम में आप एक नोट लगा सकते हैं जब कभी सॉल्व करते हैं ना, कि वी विल टेक दिस 9.81 या वी विल टेक इस 10। तो जो आप लेंगे उसके हिसाब से आपके आंसर चेक किए जाएंगे। नॉर्मली 10 लेना चाहिए, अधिकांश बुक्स ने 10 ही लिया है, और ये तब लें जब आपको कहा जाए, वरना 10 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर आप अगर ये भी लेते हैं तो कोई गलत नहीं करेगा, बल्कि ज्यादा सही तो यही है। पर कैलकुलेशन आसान नहीं होती, इसलिए उसको 10 ले लेते हैं। तो आपको मैंने समझा दिया हर प्रकार से कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या 1000 केजी फोर्स पर मीटर क्यूब, या 1 ग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सभी गामा डब्ल्यू के लिए यूज होते हैं। अब इसमें छठा छठा क्या है? मृदा का निमग्न घनत्व, गामा डैश। गामा डैश ये जो होता है, ये होता है डब्ल्यू डी सबमर्ज्ड अपॉन वी। अब डब्ल्यू डी सबमर्ज्ड क्या होता है, इसको समझाना पड़ेगा। देखिए, आप लोग ने अनुभव किया होगा, जब किसी चीज को पानी में तोलते हैं तो उसका वजन कम हो जाता है। एक्चुअली वजन कभी कम नहीं होता है, वो आपको लगता है कम हो गया है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा छोटे कक्षाओं में आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, क्या होता है ये, कि जब कभी किसी बॉडी को पानी में पूरा या पार्टली, यानी कि पूर्णतः या अंशतः डुबाया जाता है, तो पानी, जब उस वस्तु को पानी में डुबाएंगे ना, तो उस वस्तु के वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस हो जाएगा। यानी जितना वॉल्यूम उस वस्तु का जो आपने डुबाया है, उतना वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस हो जाएगा, हट जाएगा। और वो जो पानी डिस्प्लेस हुआ, जो पानी हटा, उसका जितना वजन था, वो वजन में कमी आ जाएगी वस्तु के। ये प्रिंसिपल ऑफ बायनेंसी भी है। उत्प्लावकता जो बोलते हैं हिंदी में, उत्प्लावन, छोटी कक्षाओं में था, आपने शायद हो सकता है 10th में 11th में कोई पढ़ा हो, 10th के अंदर नॉर्मली, विज्ञान के अंदर। तो ये डब्ल्यू डी, डी मतलब ड्राई। आप पहले तो किसी सॉइल को ड्राई कर दें, पूरी तरह से सुखा दें ओवन के अंदर, जिसमें पानी बिल्कुल ना हो, और उस सूखी हुई सॉइल का पानी में डुबाकर वजन निकाला है। तो वो जो वजन कहलाएगा डब्ल्यू डी सबमर्ज्ड, यानी कि सूखी सॉइल को पानी में डुबाने के बाद उसका भार। तो क्या बोलेंगे इसको, शुष्क मृदा का, शुष्क मृदा का निमग्न भार, यानी डूबा के भार, निमग्न भार अपॉन कुल आयतन। आयतन तो कुल ही लेंगे। तो लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ सबमर्ज्ड weight of dry soil, submerged weight of dry soil to the total volume of the soil। तो डेफिनेशन आपको कई बार पूछते हैं, याद होनी चाहिए, तो मैंने दोनों प्रकार से समझा दिया आपको, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब जो ये गामा डैश है, इसके लिए जो एक फॉर्मूला है वो आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये तो गामा डैश की डेफिनेशन है, डब्ल्यू डी सबमर्ज्ड अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं इसको कहूँ कि फॉर्मूले के रूप में क्या करेंगे, तो आप याद रखेंगे गामा डैश इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा ये। गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। क्यों घटाया मैंने ये? अरे भाई, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब कभी किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं,
उस वस्तु के आयतन के बराबर का पानी डिस्प्लेस हो जाता है, जिससे कि उस वस्तु के भार में कमी आ जाती है, और ये वो कमी उस पानी के द्वारा हटाए गए भार के बराबर होती है। ऐसा कहा था ना मैंने। तो आपको वाटर का जो है वो लेस करना पड़ेगा। तो वही है, अगर सॉइल होती है सैचुरेटेड, तो उसमें से हमने पानी वाला पोर्शन कम कर दिया तो ड्राई का आ जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही होगा नीचे, ये तो कॉमन रहेगा सबके लिए। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि गामा डैश इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। एक्चुअली देखिए भारी है ऊपर, हम सॉलिड का जो भार होगा उसमें से, सॉरी जो सैचुरेटेड सॉइल होगा उसमें से पानी वाला घटा देंगे और बाद में वॉल्यूम को भाग लगा देंगे, तो सेम आपको चीज आ जाएगी, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। इसको आप याद रखें। तो ये एक फॉर्मूला है, गामा डैश इज इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। जैसे आपको गामा सेट दे दिया है, जो भी दे दिया है, गामा डब्ल्यू आपको याद रखना होता है, मैंने आपको चीज बताई आपको, और घटाने के बाद आपको ये चीज मिल जाएगी। ये इस तरह से हमने सारे जितने भी डेंसिटी होती हैं, जितने भी एकांक भार होते हैं, वो सब हमने समझ लिए। अब पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 12, पेज नंबर 11। तो पेज 10 वाला, पेज नंबर 11, पॉइंट नंबर 12। देखिए 12वें में पहला जो पॉइंट है वो सीख रहे अपन। इसमें हम कह रहे हैं कि ठोस मृदा कणों का विशिष्ट गुरुत्व। कई बार हमको बार बार ये मृदा कण लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, विशिष्ट गुरुत्व कह दो बस, केवल विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व या आपेक्षिक गुरुत्व। ठीक है ना, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी और इसको रिलेटिव, लेकिन यहां बोलते डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। मैंने इसके लिए एक वर्ड और यूज किया था, अगर आपको याद हो तो, वास्तविक या निरपेक्ष। वास्तविक यानी कि एक्चुअल, एक्चुअल या एब्सोल्यूट डेंसिटी, ये इस प्रकार से। ये काफी वर्ड्स इसके लिए यूज किए जाते हैं, इन्हें आप ध्यान रखें। इसको अपन कैपिटल जी कहते हैं भाई, कैपिटल जी। अब इसको कैसे डिफाइन करें? देखिए घनत्व एक होती है सबके लिए अलग अलग, एक होता है आपेक्षिक, यानी कि हम तुलना करते हैं। आपने सुना होगा कि पारे का आपेक्षिक घनत्व 13.6 होता है, ऑयल का आपेक्षिक घनत्व 0.9 है, 0.7 है, 0.8 है, इस प्रकार से। तो पानी की तुलना में जो वस्तु जितनी भारी होती है वो अपेक्षित घनत्व हो जाता है। जैसे हम कोई फिक्स यूनिट लें वॉल्यूम की, एक हमने कोई पॉट लिया, बर्तन लिया, उसमें पानी भरा, और वो मान लीजिए 1000 किलोग्राम फोर्स हुआ, कितना हुआ, 1000 kg फोर्स। अब हम पानी को खाली करके उसी बर्तन में पारा भरा है, मरकरी Hg, आप देखेंगे कि उससे 13.6 गुना आ जाएगा। यानी जिस जगह में पानी 1000 किलोग्राम फोर्स आया था, उस जगह में मरकरी 13,600 किलोग्राम फोर्स आ जाएगा। जगह उतनी है, लेकिन मरकरी का जो वजन ज्यादा हो गया, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, वो पानी की तुलना में 13.6 गुना भारी है। वही चीज हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो सॉइल जो सॉलिड है, यानी कि जो मृदा की जो कण है ना, सॉइल सॉलिड्स, वो पानी की तुलना में कितने भारी हैं, तो कैसे निकालेंगे? एक बात और ध्यान रख लें कि जब हम कंपेयर करते हैं, कोई एक चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। यहाँ कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा यहाँ पे वॉल्यूम। तो लिखते हैं इसके अंदर अपन सारा, कैसे दिखेगा, जी इज इक्वल टू, यहाँ लेंगे अपन, बात चल रही है यहाँ पे भार की, तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स
अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स ऑफ गिवन वॉल्यूम, कोई वॉल्यूम दिया होगा, ऑफ गिवन वॉल्यूम अपॉन वेट ऑफ distilled water, distilled water, weight of distilled water of the same volume, यानी जितना वॉल्यूम आपने लिया था किसका, सॉइल सॉलिड का, उतना ही वॉल्यूम लेना आपको डिस्टिल्ड वाटर का। वाटर डिस्टिल ध्यान रखना, इट इज नॉट ऑर्डिनरी वाटर, इट इज डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर को अपन हिंदी में क्या नाम देते हैं, इसको बताऊंगा मैं भी आपको एक शब्द इसके लिए, अशुद्ध जल, इसके अशुद्ध, अशुद्ध जल। तो ये आपको याद रखना है, डेफिनेशन है जी की। अब जरा देखिए ध्यान से आप, वो ये है कि वेट कैसे निकालने हैं। तो आपको मैंने बताया था कि डेंसिटी होती है वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वेट कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ किसका निकाल रहा है, वेट किसका निकालना है, सॉइल सॉलिड का। हमको सॉइल सॉलिड का निकालना है वेट, तो निकालेंगे से डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स इनटू, बाहर निकालेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स बॉन्ड, वेट किसका निकाल रहे हैं, वाटर का। वेट निकालने का तरीका क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वॉल्यूम जो इसका होगा वो इसका होगा, क्यों, हमने जितना आपको कहा ना, जितना वॉल्यूम आप ले रहे हो किसका, सॉलिड का, वही वॉल्यूम पानी का लेना है। ये इसकी डेफिनेशन आता है। इसका जी क्या हो जाएगा, देखिए डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड के लिए हमारा फॉर्मूला होता है गामा एस, मैंने कह दिया था। और वॉल्यूम के लिए मान लीजिए मैंने कह दिया वी, चलो वी एस कह देता हूँ। और डेंसिटी ऑफ वाटर होता है गामा डब्ल्यू। वैसे तो पानी का आयतन जब लिखेंगे तो वी डब्ल्यू लिखेंगे, लेकिन यहाँ पानी का आयतन वही लेंगे जो कि सॉलिड का है, यानी कि वी एस। कारण लिख देता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एज पर डेफिनेशन ऑफ जी। अब ये कट जाएगा, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, जी इज इक्वल टू गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। और इससे बन गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आएगा। वो क्या है, गामा एस इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू। ये बहुत ज्यादा काम में आएगा, बहुत ज्यादा काम में आएगा। गामा एस बराबर जी गामा डब्ल्यू। अगर आप आपके सामने जी है, गामा डब्ल्यू है, तो आप गामा एस निकाल सकते हो। और गामा एस पता है, गामा डब्ल्यू पता होता ही है, भाग लगा के जी पता कर सकते हो। तो ये हो गया। अब लेते हैं अपन 12वें का दूसरा पॉइंट। ये था आपके उसको मैंने नाम दिया था आभासी या स्थूल या सहती विशिष्ट गुरुत्व। इसको हमने जीएम कहा था, याद कीजिएगा। ये होती है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। और इसको नाम देते हैं ट्रू, और ट्रू नहीं, ट्रू एब्सोल्यूट तो उसको कहा था मैंने, ये एब्सोल्यूट ये आ गया था यहाँ पे, ये आ गया इसके अंदर वास्तविक या निरपेक्ष। जस्ट ए मिनट, हमने वो कहाँ लिखा पन्ना, ये रहा। इसमें आपको बताया था मैंने ट्रू या एब्सोल्यूट, वास्तव ये यूज किया था जी के लिए। यहाँ करेंगे एपरेंट, ट्रू नहीं आएगा, सॉरी, इसमें एपरेंट आएगा। ट्रू तो इसमें होता है, इसमें एपरेंट आता है। अभी एपरेंट क्यों होता है इसको मैं समझाता हूँ, क्यों इसको एपरेंट बोलते हैं।
मास स्पेसिफिक ग्रेविटी और एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। सूखना तो सूख गया होगा ये। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी और एपरेंट APPARENT एपरेंट, और बल्क भी कहते हैं BULK, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी और एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी और बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी GM। देखिए क्या फर्क है, फर्क समझ लो आप। क्या होता है कि ये जब हमने निकाला था यहाँ पे, तो इसमें हमने सॉलिड लिया था, और इसके अंदर क्या होता है कि पूरी सॉइल लेते हैं इसके अंदर पूरा सॉइल लेते हैं। वहां हमने वॉइड को कंसिडर नहीं किया था। क्या लिखा हमने? वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स ऑफ गिवन वॉल्यूम। यहाँ सॉइल सॉलिड की बात थी यहाँ पे, और यहाँ पे बात चल रही है मास स्पेसिफिसिटी, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि वॉइड को भी शामिल करते हैं। यानी ये बल्क, नाम क्या गया इसका, मैंने अभी कहा आपको, बल्क। बल्क तो क्या होगा कि जो GM होगा ना, जहां इसके अंदर गामा S था वहां पे गामा हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो सिंपल सी बात ये है कि जब अपन ये G निकालते हैं, ये वाला सिंपल स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो सॉइल सॉलिड लेते हैं, उसमें हम एयर नहीं लेते हैं, वॉइड्स को लेते ही नहीं है, केवल सॉइल सॉलिड। और इसके अंदर हम वॉइड को भी शामिल कर लेते हैं, यानी कि जो आएगा उसमें बल्क आएगा। तो इतना ही फर्क है। तो GM जो होगा वो गामा अपॉन गामा W है, बाकी तो वही है, तुलना तो पानी से करेंगे, पर वहां सॉइल सॉलिड था और यहाँ पे टोटल है। इसके अंदर वॉइड का भी शामिल है मामला इसके अंदर। ये हो गया, GM हो गया। ध्यान रखना, इसको कहते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी और एपरेंट और बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हमारा ये है कि इनके बीच का संबंध क्या होगा, संबंध निकाल लेते हैं। तीसरा देखिए, ये पॉइंट था ना ये हमारा, G और GM में संबंध क्या होगा। पेज नंबर होगा 12। रिलेशन बिटवीन G एंड GM। देखिएगा, अगर मैं G और GM को भाग लगाऊं, G अपॉन GM करूं, G क्या था, गामा S अपॉन गामा W, और GM क्या है, गामा अपॉन गामा W, यानी कि गामा S अपॉन गामा W। इस बटे को अगर इंटू करूं तो गामा W पर चला जाएगा, अपॉन गामा आ जाएगा, तो गामा W कट जाएगा, यानी कि G अपॉन GM इज इक्वल टू गामा S अपॉन गामा। ये रिलेशन है इसका। ये बहुत काम का है, कई बार इस पे आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अगर आपको इन 4 में से 3 चीज पता हो, चौथी आप निकाल सकते हो। एक बात ध्यान रखना, नोट, वो क्या कि GM जो होता है वो हमेशा G से कम होगा। ये बात ध्यान से सुनना, GM विल ऑलवेज बी लेस देन G। कारण क्या, GM कम, या हम कहेंगे G ज्यादा, या ये भी कह सकते हो, और ये जो G है ये GM से ज्यादा होगा, एक ही बात है। ये कम है या वो ज्यादा है, 5 से कम है या 3 से ज्यादा है। देखिए आप यहां से बात कर रहे हैं, यहां से बात करते हैं, अगर G निकालता हूं मैं, G इज इक्वल टू GM इंटू गामा S अपॉन गामा। अब ध्यान देना, गामा S हमेशा गामा से बड़ा होगा। ये पूछ सकते हैं, कभी कभी पूछ सकते हैं आपसे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। और यूं पूछ सकते हैं अलग से कि भाई G जो होता है वो GM से बड़ा क्यों होता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया G इज इक्वल टू GM इंटू गामा S अपॉन गामा, और गामा S जो होता है वो गामा से बड़ा होता है डेफिनेटली। देखिए, ये जो डेंसिटी है सॉलिड की है, इसमें जो भार है सॉलिड का है,
और वॉल्यूम भी सॉलिड का, ये बल्क है, इसमें भार जो है वो सारा आ गया और वॉल्यूम पूरा है। और आप जानते हैं जब कोई चीज कूट कूट के भरेंगे तो उसका भार तो ज्यादा ही होगा ना, कम कैसे होगा, वॉल्यूम तो वही है। तो कोई चीज को कूट के भरेंगे ना आपने, वॉइड सारे हटा दिए, वॉइड रहा ही नहीं उसके अंदर, तो डेंसिटी ज्यादा हो गई इसकी। चूंकि गामा एस गामा से बड़ा है, यानी गामा एस बटा गामा की वैल्यू जो आएगी वो एक से ज्यादा होगी, और एक से ज्यादा होगी उसका अगर गुणा करेंगे जीएम से तो जी की वैल्यू जी से ज्यादा हो जाएगी बस। तो कुछ बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ लास्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो ये है, घनत्व सूचकांक, डेंसिटी इंडेक्स। 13वां, घनत्व सूचकांक। अगर मैं सूचकांक की संधि विच्छेद करूं तो सूचक प्लस अंक, यानी कि घनत्व की सूचना देने वाला अंक, डेंसिटी इंडेक्स, डेंसिटी इंडेक्स, इसको आईडी कहते हैं। देखो आईडी की जो डेफिनेशन है वो है ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। अब ये ई मैक्स क्या है, ई क्या है, ई मिनिमम क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो पहले ई मैक्स समझ लेते हैं। देखिए ई मतलब होता है वॉइड रेशियो, और मैक्सिमम यानी कि अधिकतम। अब वॉइड रेशियो ज्यादा कब होगा, जब सॉइल कैसे होगी, लूज। देखिए नाम वॉइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉइड रेशियो ज्यादा कब होगा, जब वॉल्यूम ऑफ वाइड ज्यादा होंगे, यानी कि सॉइल कैसे होगी, ढीली अवस्था में, उसको कूटा नहीं आपने, इसको कॉम्पैक्ट नहीं किया, लूज बिल्कुल। तो जब सॉइल सबसे ज्यादा लूज होगी, यानी सबसे ज्यादा ढीली अवस्था में होगी, तो कहेंगे उसका वॉइड रेशियो सबसे ज्यादा है, उसको बोलेंगे वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इन लूजेस्ट फॉर्म, यानी कि सबसे ढीली अवस्था कहते हैं इसको, सबसे ढीली अवस्था, सबसे ढीली अवस्था में रिक्तता अनुपात, ये मतलब हो गया। और ई मिनिमम वॉइड रेशियो कम से कम कब होगा, जब आप सॉइल को कॉम्पैक्ट करोगे, सॉइल को दबाओगे, लिखेंगे वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इन डेंसेस्ट, यानी सबसे उसको बोल सकते हैं सघन अवस्था, डेंसेस्ट फॉर्म, इसे कहते हैं सघन अवस्था, मृदा की सबसे सघन अवस्था में उसका रिक्तता अनुपात। और ई जो होता है इसे कहते हैं वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इन इट्स नेचुरल फॉर्म, यानी ये जो सॉइल है अपनी प्राकृतिक अवस्था में कैसी है, प्राकृतिक अवस्था में। अच्छा कई बार जो प्राकृतिक अवस्था है सॉइल की, हो सकता है वो डेंसेस्ट फॉर्म में हो, कई बार सॉइल की जो नेचुरल स्टेट है वो लूजेस्ट फॉर्म में हो, सब पॉसिबल है। तो उस केस में आप एक बात ध्यान रखेंगे, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आईडी होता है डेंसिटी इंडेक्स, वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। ये ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं इस प्रकार, ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार की चीजें आती हैं, आईडी इज लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कब 0 होगा कब 1 होगा देख लेते हैं। देखिएगा पहले बात कर लेते हैं लूजेस्ट फॉर्म की, लूजेस्ट फॉर्म, सबसे ढीली अवस्था की बात करते हैं अपन। अगर सॉइल सबसे ढीली अवस्था में है
यानी सॉइल जो मिल रही है आपको नेचुरली, अगर वो सबसे ढीली अवस्था में है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि E इज इक्वल टू ई मैक्स हो जाएगा। अगर सॉइल नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से वो सबसे ढीली अवस्था में है तो जो हम कहेंगे कि जो E है वो ई मैक्स हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ID बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ई मैक्स हो गया। तो ई मैक्स माइनस ई मैक्स 0 हो गया, 0 अपॉन समथिंग इज 0। अब आ गया ये लूजेस्ट फॉर्म कौन सी है, नेचुरल, यानी जो आपकी नेचुरल फॉर्म है ना सॉइल की, वो लूजेस्ट फॉर्म है। और अगर सॉइल डेंसेस्ट फॉर्म में है, डेंसेस्ट फॉर्म कब, नेचुरल, अगर जो नेचुरल रूप में जो सॉइल मिल रही है, प्राकृतिक अवस्था सॉइल की है, वो डेंसेस्ट ही है। उस केस में जो अगर डेंसेस्ट है तो उस केस में क्या होगा कि आपके जो ई होगा वो ई मिनिमम हो जाएगा। यानी हम कहेंगे जब सॉइल कूटी हुई, जो हम कहते हैं इससे कभी क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कि आपने किसी जगह पर कोई प्लॉट खाली जो था उस पर खूब सारी आपने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी और कई साल तक रही। उसके बाद जब उस बिल्डिंग को आप कभी तोड़ते हैं और नई चीज बनाते हैं तो सॉइल ऑलरेडी वो दबी हुई है पहले से ही, ऑलरेडी वो डेंस है वहां पे, इस प्रकार से। तो नेचुरल जो अब आपको मिल रही है वो उस फॉर्म में, उस केस में क्या होगा, जो ये ई होगा यहाँ पे ई, वो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि डेंसेस्ट के अंदर ई ई मिनिमम होता है। जब हम ई को कहेंगे ई मिनिमम तो ये हो गया ई मिनिमम। तो ये ई मैक्स माइनस ई मिनिमम बटा ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, तो कितना हो गया, 1 हो गया, यानी ID बराबर 1 हो गया। तो ID की जो वैल्यू है सबसे कम वो 0 होती है। कब, जब नेचुरल स्टेट में जो सॉइल मिलती है वो लूजेस्ट फॉर्म में हो, और ID वैल्यू होती है 1। तब जब नेचुरल स्टेट में जो सॉइल मिलती है वो हो जाए डेंसेस्ट फॉर्म के अंदर। और यूं अगर मान लीजिए नॉर्मल सॉइल है तो इनके बीच की होगी, उस केस में ID की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, 0 से कम कभी नहीं होगी, 1 से ज्यादा कभी नहीं होगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इनके बीच में कुछ भी हो सकती है, बट नॉट लेस देन 0, नॉट मोर देन 1। फाइनल वैल्यू रही ID की वैल्यू 1 या 1 से कम, 0 या 0 से ज्यादा। तो अपनी बात मैं यही पूरी करता हूँ इस वीडियो के अंदर। अब अगला वीडियो जो होगा वो हम करेंगे रिलेशनशिप्स, यानी हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, उनका आपस का संबंध क्या होगा, बहुत सारे फॉर्मूले होंगे जिससे कि न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा सके और जो आगे भी आपके बहुत सारे काम आएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात इस वीडियो में यहाँ पूरी करता हूँ। थैंक यू।